हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीडीपी के हैं। तो कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या करिए, अगर उस क्लास को ना देखा हो तो उसको भी देखिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से, जो सूर्य होता है उसकी जो हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो उनसे पृथ्वी को कौन सा स्तर है जो कि क्या करता है, सुरक्षित रखता है। पहला कह रहा है आयन मंडल, दूसरा कह रहा है ओजोन स्तर, तीसरा कह रहा है क्षोभ मंडल, और जो चौथा है वो कह रहा है चुंबक मंडल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओजोन स्तर। क्या हो जाएगा, ओजोन स्तर हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक क्या होती है, परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल कहते हैं। जो ओजोन गैस होती है हमारी, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक, ये आपको याद रखना है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, यानी जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको क्या कहते हैं, परावैंगनिक किरणें कहते हैं, ठीक, उनको अवशोषित कर लेती है। परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार क्या होते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओजोन स्तर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है, तो वो क्या करता है। पहला कह रहा है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, दूसरा कह रहा है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, अगला कह रहा है जंतुओं एवं मछलियों को, अगला कह रहा है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा और फैना क्या होते हैं, पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के दो अर्थ हैं। क्या क्या होता है, एक वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए क्या किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जबकि फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियों और पौधों के रेखा चित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक्स कहलाता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का हमारा उदाहरण क्या है। पहला कह रहा है वायु, दूसरा कह रहा है तालाब, तीसरा कह रहा है जल, चौथा कह रहा है मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आपसे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तालाब। क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की क्या होती है, उपस्थित भी होती है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन जीवी कारक नहीं है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, नहीं के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है पेड़ पौधे, दूसरा कह रहा है जंतु, तीसरा कह रहा है सूक्ष्म जीव, चौथा कह रहा है प्रास्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो प्रास्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रास्तर हो जाएगा। प्रास्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव कैसे हैं, जैविक कारक हैं। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जीवी कारक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रास्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो अधिकतर पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पहला कह रहा है स्थल मंडल में, दूसरा कह रहा है जल मंडल में, तीसरा कह रहा है वायुमंडल में और जो चौथा है वो कह रहा है प्रकाश मंडल में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्थल मंडल में। कहाँ पे हो जाएगा? स्थल मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अब जो पेड़ है इनके बढ़ने के लिए क्या होगा? वृद्धि और विकास के लिए जरूरत पड़ती है तत्वों की। तो ये कहाँ पे होता है? स्थल मंडल में उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्न मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अन्न मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पहला कह रहा है पैरासाइट, दूसरा कह रहा है डिकम्पोजर, तीसरा कह रहा है स्कैवेंजर, चौथा कह रहा है ओमनीवोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैवेंजर हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे क्या हो गया? मक्खी, गिद्ध आदि हो गई। ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है CNG संक्षिप्त रूप है। तो CNG संक्षिप्त रूप किसका है? इसके बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है क्लीन नेचुरल गैस, दूसरा कह रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, तीसरा कह रहा है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, अगला कह रहा है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो जो CNG संक्षिप्त रूप है ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दाबित प्राकृतिक गैस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दाबित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। और किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में CNG प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक क्या किया जाता है? दबाया जाता है। और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि प्राकृतिक गैस की तरह CNG के अवयव हैं। तो कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारे मीथेन, इथेन और प्रोपेनॉन। ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विश्व ऊष्मा रसायन का क्या है? कारण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो क्या है? पहला कह रहा है जल प्रदूषण, दूसरा कह रहा है मृदा प्रदूषण, तीसरा कह रहा है वायु प्रदूषण, चौथा कह रहा है ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैसें अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर क्या होती है? बनी रहती तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता भी करती है और इसे क्या कहते हैं? वैश्विक ऊष्मायन समस्या पैदा करती है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया जो लगभग कितना है? पहला कह रहा है 3/4, दूसरा कह रहा है 1/2, तीसरा कह रहा है 1/4, चौथा कह रहा है 2/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है परंतु महासागर का विस्तार कितना है? 2/3 भाग पर है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेलेक
लेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है तो किसका होता है? पहला कह रहा है सिलिका का, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तीसरा कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का और जो चौथा है वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है तो किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आपको याद रखना है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेगमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? निक्षेपण होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? इसमें आपसे क्या पूछा गया है? वायु प्रदूषण का उदाहरण पूछा गया है। चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है धुआं और कुआसा, दूसरा कह रहा है वाहनों से निकलने वाली गैस, तीसरा कह रहा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, अगला कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी इसके सारे ऑप्शन है जो क्या है बिल्कुल करेक्ट हैं। धुआं एवं कुआसा वाहनों से निकलने वाली गैसें तथा जलती हुई लकड़ी या तार कोल के जलने से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम के खाली जगह दी हुई है। फिर कहा गया है का प्रयोग रोकता है तो किस पर रोकता है? पहला कह रहा है कागज के थैले पर, दूसरा कह रहा है प्लास्टिक के थैले पर, तीसरा कह रहा है नायलॉन के थैले पर, चौथा कह रहा है चमड़े के थैले पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक के थैले हो जाएगा। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में क्या होता है? पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इनका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इनके प्रयोग को क्या किया गया है? रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो इस पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो वो लगभग कितना है? ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है 44%, दूसरा कह रहा है 23%, तीसरा कह रहा है 40%, चौथा कह रहा है 21%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा? 21% हो जाएगा। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन लगभग कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी 78%। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन पाई जाती है हमारी 21%, कार्बन जो होती है हमारी वो पाई जाती है 0.03% और जो हमारी शेष गैसें होती हैं वो होती हैं 0.97%। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो कौन सा है परम तापमान पैमाना? पहला कह रहा है सेल्सियस, दूसरा कह रहा है फ़ारेनहाइट, तीसरा कह रहा है केल्विन, चौथा कह रहा है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है। कौन सा होता है? केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, परम ताप टी से सूचित किया जाता है। जो ये होता है हमारा परम ताप, इसको किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? इसको करते हैं हम लोग टी से करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जिसका मान होता है वो कितना होता है? ये होता है हमारा 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आपको याद रखना है। और क्या होता है? प्लस टी। टी का मतलब किससे हो गया? टाइम से हो गया। तो परम तापमान पैमाना कौन सा है? ये आपको याद रखना है। तो इसका जो मान होता है परम ताप का ये कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी मान केवल पूछ लेगा तो कितना होता है? 273 सेल्सियस होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण समाहित होता है तो किस पर समाहित होता है? पहला कह रहा है सभी पौधों द्वारा, दूसरा कह रहा है सभी जंतुओं एवं पौधों पर, तीसरा कह रहा है सभी हरे पौधों द्वारा, अगला कह रहा है वायरसों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा।
तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? ये आपको याद रखना है। पहला कह रहा है वायु प्रदूषण, दूसरा कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा कह रहा है जल प्रदूषण, चौथा कह रहा है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जल प्रदूषण। क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? पहला कह रहा है फोन में, दूसरा कह रहा है डेसी में, तीसरा कह रहा है डेसिबल में, चौथा कह रहा है डेसिमल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डेसिबल में। क्या हो जाएगा? डेसिबल में हो जाएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल कहलाती है। सामान्यतः एक व्यक्ति में कितना होता है? 70 से 80। एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ये किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है डेसिबल में। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल कहलाती है। सामान्यतः एक व्यक्ति में 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। कितनी कर सकता है? 70 से 80। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। अगर इससे अधिक होगी तो फिर वो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण बनेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इसमें आपसे हानिकारक के बारे में पूछा गया। पहला कह रहा है कागज, दूसरा कह रहा है कपड़ा, तीसरा कह रहा है धातु, चौथा कह रहा है प्लास्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना इसे क्या किया जा सकता है? पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा? हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग क्लास कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। जो क्लास की PDF है आप लोगों को टेलीग्राम पे ही मिलेगी। इस टेलीग्राम की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए फिर आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।